तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडोनेशियन हेरिडेटरी मूवी को, जो कि अभी हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है, जिसका नाम है तेमुरून यानी कि इंडोनेशियन हेरिडेटरी। मूवी वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका, आपको देखने में मजा आएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी मूवी स्लो होगी, लेकिन फिर भी आपको काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन जो एंड में होता है वो तो बहुत ही भयानक है। जिस तरह के सेक्रीफाइसेस होते हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही द लॉस्ट फुटेज ऑफ लिया सुलिवन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिलेगा, जाकर जरूर देखना, मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में गायत्री नाम की एक लड़की जंगलों से भागते हुए एक घर के अंदर आ छुपती है। वो किसी से डरकर भाग रही थी। दरवाजे पर तभी एक लेडी जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है कि गायत्री दरवाजा खोलो। अब गायत्री डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप जाती है कि तभी दरवाजा खुल जाता है। वो लेडी कमरे में आकर इधर उधर देखती है और फिर वापस चली जाती है। गायत्री किसी तरह अपने मुंह पर हाथ रखकर छिपी रहती है, जिसके चलते होता यह है कि तभी उसके पीछे एक काला हाथ आता है और तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति गायत्री को जंगलों की तरफ घसीटते हुए ले जा रही थी। एनीवेज अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम दो लोगों को चेस खेलते हुए नोटिस करते हैं, जो कि मिस गायत्री के बारे में ही बात कर रहे थे कि उनको उनकी सर्च पर बहुत विश्वास है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि हम अभी भी डेड एंड पर ही हैं और उन्हें बोलो थोड़ा और वेट करें। जिस पर वो लेडी कहती है कि कब तक वेट करना होगा, वो पिछले 20 साल से इंतजार ही कर रहे हैं। और तभी वो आदमी अपने वॉलेट से एक फोटो को निकालता है और उसे देखने लगता है। एनीवेज अब हम देवी नाम की एक लड़की को अपने रूम में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां पर उसकी मॉम उसे देख थोड़ा सा घबरा जाती है। वो उसे एक लॉकेट देती है, ये कहते हुए कि वो हमेशा इसको पहन कर रखे, कभी उसे ना उतारे। और तभी वो अपने बेटे सेना के बारे में पूछती है कि क्या वो अभी तक घर नहीं आया है, इतनी रात हो चुकी है। एनीवेज तभी हम अभिसेना परदाना यानी कि सेना को देख पाते हैं, जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर था और वो मिस्टर दर्मा जी की बीवी के साथ में फिजिकली इंटीमेट हो रहा था, जिसके लिए वो उसे पैसे भी देती थी। अब तभी होता यह है कि उसे अपनी बहन का कॉल आता है, जो कि उससे ये पूछती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि माँ उसके बारे में पूछ रही थी। जिसके चलते वो ये कहता है कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बहन को ये सब पता नहीं था कि वो क्या करता है। और ये सब सेना इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। खैर अब इतने में ही देवी को बाहर से आवाज आती है, जहाँ पर उसकी माँ एक प्लांट को टेबल पर रखकर पैनिक करने लगती है, ये कहते हुए कि वो हमें अलग करना चाहते हैं। जिस पर देवी अपनी माँ को संभालते हुए कहती है कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता और वो उनको रूम के अंदर चलकर दवाई लेने के लिए कहती है। खैर अब सीन कार की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सेना बैठा हुआ था। वो उस लेडी को यानी कि मिस्टर दर्मा जी की बीवी को एक वीडियो देखता हुआ पाता है और उससे पूछता है कि क्या आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, जिस पर वो लेडी मना कर देती है, लेकिन उसने यहाँ पर उनकी इंटीमेसी वाली वीडियो बनाई थी। खैर अब वो उसे उसके काम के लिए पैसे देती है, यानी कि उसकी सर्विसेज के लिए, जिसके चलते वो ये कहती है कि वो गाड़ी को अच्छे से साफ कर दे। इनफैक्ट मिस्टर दर्मा जी उनको आखिरी टाइम पकड़ने भी वाले थे, जिसके चलते सेना उसे सॉरी कहकर कार को ड्राइव करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है देवी की तरफ, जो कि टेंशन में थी और उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी माँ को फ्लैशलाइट से अंधेरे में ढूंढने लगती है। वो नोटिस करती है कि काफी सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। एज एन ऑडियंस हम देवी की माँ को उसके पीछे से जाता हुआ देख पाते हैं। अब देवी पीछे मुड़ती है कि अचानक से उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है और वो घबरा जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ जो थी वो जुजुबी लीव्स खा रही थी, जिसको देखकर देवी कहती है कि ये लीव्स हैं, खाना नहीं है। जिस पर उसकी माँ ये कहती है कि बस यही एक तरीका है उससे बचने का। तभी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो उनको संभालती है और कमरे में लेकर जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, लेकिन एज ऑडियंस हम जमीन पर उन्हीं लीव्स को पड़ा हुआ देख पाते हैं, यानी कि वो उनको खा नहीं पाई थी। अब देवी अपनी माँ को उनके कमरे में सुलाकर बाहर आती है कि तब तक सेना भी घर आ गया था। वो सेना से कहती है कि ओ तो तुम अब घर आए हो, जिस पर सेना कहता है कि वो ओवर टाइम कर रहा था। अब देवी उससे ये कहती है कि उसने सेना को फोन इसलिए दिलवाया था ताकि वो उसे कॉल कर सके जब वो मॉम के साथ है। वो बताती है कि उन्हें फिर से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और देवी को उन्हें अकेले संभालना पड़ रहा है। सेना ये सब सुनकर पूछता है कि मॉम है कहाँ पर, जिस पर देवी बताती है कि वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अब तभी देवी अपने भाई से बाइक की चाबी मांगती है, लेकिन वो ये कहता है कि उसमें गैस नहीं है और उसने इस महीने की इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी है, और ये बताकर वो वहां से चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ओवर टाइम कर रहा था, पुलिस में भी था, लेकिन पैसे जा कहाँ रहे थे।
एनीवेज अब अगली सुबह हम देवी को काम पर देखते हैं, जहां पर उसको पता चलता है कि मिस्टर दर्मा जी ने लास्ट मिनट पर अपना माइंड चेंज कर दिया है और वो अब इंटरनेट प्रोवाइडर स्विच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो पैसा आना था वो भी चला गया। उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसे वो पूछती है कि तुम सेना के दोस्त हो ना, जिस पर वो कहता है कि हुआ करता था। अब देवी उससे कहती है कि तुम्हारा बॉस एक नंबर का गंदा व्यक्ति है, जिस पर वो ये लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह, यानी कि सेना जो था ना वो उतना बढ़िया नहीं था, पैसे आते तो थे लेकिन वो इधर उधर उड़ा दिया करता था। अब तभी सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर हम देवी को अपनी मॉम के पास ही सोता हुआ नोटिस करते हैं, जहाँ पर विंडो के बाहर उसको एक परछाई नजर आती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर कोई नहीं था और ये सीन बिल्कुल शुरुआती सीन जैसा है, यानी कि गायत्री जैसा। तभी पीछे से एक हाथ उसके मुंह पर आता है और उसे अंदर खींच लेता है। हम देखते हैं कि दो लोग जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था वो देवी को बांधकर उससे पूछने लगते हैं कि उसका भाई कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर फिलहाल कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं हुआ था, लेकिन आगे जो होगा वो बहुत ही भयानक है, तो देखते रहिए। खैर वो ये बताते हैं कि इस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उसके भाई को उसके कर्मों की सजा मिलनी है। इतने में ही देवी की माँ उनमें से एक पर पीछे से वार करती है और एक कांच की बोतल उसके सर पर फोड़ देती है, पर वो आदमी देवी की माँ को बुरी तरह पीटने लगता है और पूछता है कि सेना कहाँ पर है। अब वो आदमी अपने बॉस को कॉल करता है, जिसके चलते वो ये कहते हैं कि वो उन दोनों को खत्म कर दे। खैर अब वो फाइनली देवी की माँ को बता देते हैं कि वो मिस्टर दर्मा जी की बीवी के साथ सोया था, जिसके चलते ही वो उसको मारने आए हैं। देवी की माँ बचने के लिए अब एक नुकीली चीज से उस आदमी के पैर में हमला करती है, लेकिन वो उसे ही निकाल कर देवी की मॉम को बुरी तरह मारने लगता है और उन्हें स्टैब कर बाथ टब में डालकर टैप ऑन कर देता है। अब ये सब होते हुए देवी देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर भी रखा हुआ था, उसका मुंह बंद कर रखा था। यानी कि सिंपल सी बात थी कि जो देवी की माँ थी उनका नाम मिसेस दिया होता है और वो अब जिंदा नहीं थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम उसी चेस वाले लोगों को देखते हैं, यानी कि उस लड़के को और लड़की को, जिनका नाम एसटी और मिस्टर अगंग होता है, जो कि मिसेस दिया उनके मर्डर केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब मिस्टर अगंग ये पूछते हैं कि क्या मिसेस गायत्री को इसके बारे में पता है, जिस पर वो लेडी हाँ में जवाब देती है, यानी कि एसटी, और कहती है कि मैंने तुम्हें एड्रेस भी सेंड कर दिया है। तभी हम सेना के घर में पुलिस को देख पाते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। देवी सेना से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो लोग तुमको ही ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, क्योंकि उसने बहुत ही बड़ी गलती करी थी। एक मैरिड वुमन के साथ वो सोया था, वो अपनी माँ के जाने का पूरा इल्जाम उसके ऊपर लगा रही थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि देवी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। खैर रात को देवी अपनी माँ की चीजों को देख रही थी, जहाँ पर उसे एक म्यूजिक कैसेट और कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं और वो उनको देखने लगती है। रूम से जाते वक्त लाइट बंद करने के बाद उसे बिस्तर पर उसकी माँ बैठी नजर आती है। वो लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। खैर अब अगली सुबह हम नोटिस करते हैं कि जो बाइक शोरूम वाले थे वो बाइक को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि सेना ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी। लेकिन तभी वहां पर एक काली गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से सेना और देवी के फादर मिस्टर अगंग बाहर आते हैं, जो कि उनको अपने साथ वापस ले जाने आए थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि देवी उनसे बहुत गुस्सा थी, जिसके चलते वो उनके साथ वापस नहीं जाती। और उसके बाद मिस्टर अगंग जो होते हैं वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं कि जब तक वो उनके साथ ना चलें। तभी रात में हम देवी को देख पाते हैं, जो कि पानी पीने के लिए उठती है, लेकिन टैप बार बार ऑन हो रहा था, जिससे वो काफी डर गई थी। तभी उसे उसकी माँ दिखाई देती है, जो कि उससे बार बार हेल्प मांग रही होती है, लेकिन ये खाली देवी का नाइटमेयर था। अब तभी सेना वहां आकर देवी को संभालता है और उससे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ, गहरी सांस लो। वो देवी से कहता है कि वो जानता है वो उससे काफी डिसअपॉइंटेड है, लेकिन उसे साथ चलना होगा, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, इधर बस ट्रॉमा और सैडनेस है। जिस पर देवी सेना से पूछती है कि क्या वो गारंटी दे सकता है, जिस पर सेना कहता है कि हाँ। जिस पर सेना ये कहता है कि हम कहीं भी जाएंगे वो इस जगह से तो बेटर होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला, जहाँ पर वो जाने वाले थे वो नर्क से कम नहीं होगा। एनीवेज अगली सुबह हम देखते हैं कि देवी साथ चलने के लिए राजी हो चुकी थी और अब वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। अब रास्ते में उन्हें रोड के किनारे एक झुंड दिखाई देता है, लेकिन वो गाड़ी को रोके बिना अपने रास्ते चलते रहते हैं। एनीवेज अब रात को ये घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस्टर अगंग जो होते हैं वो एसटी से इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल रखेगी। एसटी उनको वेलकम करती है और घर के अंदर लेकर जाती है, जहां पर हम उन दोनों को उनकी ग्रैंड मदर यानी कि मिस गायत्री से मिलते हुए देखते हैं। गायत्री देवी को हक करती है और एसटी से कहती है कि वो उन दोनों को उनके कमरे दिखा दे, और ये वही गायत्री है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था एटलीस्ट वो यहाँ जिंदा तो थी। खैर अब ऊपर आने पर वो अपने फैमिली के हेड्स की फ्रेम्ड तस्वीरों को देखते हैं, जिनके बारे में मिसेस गायत्री उनको बताती है कि ये उनके एंसेस्टर्स हैं। मिसेस गायत्री उनको एक फैमिली ट्रेडिशन के बारे में बताती है, जिसमें कंपनी की लीडरशिप जनरेशन बाय जनरेशन घर की लेडीज को सौंपी जाती है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी।
ऑब्वियस सी बात है कि लेडीज और गर्ल्स भी लीड कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात ये थी कि जितने भी पास्ट हेड्स रहे थे वो सारी की सारी लेडीज थी, कोई भी मर्द नहीं था। और ये चीज सुनने में और देखने में काफी वियर्ड लगती है। गायत्री देवी से कहती है कि उन्हें उम्मीद है कि वो एक लीडर बन पाएगी और परिवार की लाइन को कंटिन्यू कर पाएगी जो कि उसके एंसेस्टर्स ने बनाई है। खैर, अब खाना खाते वक्त रात में गायत्री सेना से उसके काम के बारे में पूछती है, जहां पर वो बताता है कि वो काफी टाइम से कुछ और जॉब्स कर रहा है, यानी कि वो खाली किसी तरह से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। तभी गायत्री ये पूछती है कि किस तरह की और जॉब्स, जिस पर वो बताता है कि जैसे चिकन ब्रीडिंग, सेलिंग बूटलेग डीवीडीज इत्यादि। गायत्री सेना को अच्छे से खाने के लिए बोलती है कि तभी उनके पिता गायत्री को बताते हैं कि सेना एक प्राइवेट ड्राइवर था और देवी एक इंटरनेट टेक्नीशियन। अब गायत्री उन दोनों को बोलती है कि कल तुम दोनों को फैमिली बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा, जिसको सुनकर देवी को काफी वियर्ड लगता है। यानी कि अचानक से ही इतने सालों बाद यहाँ पर ये सब होना बहुत ही अजीब था। और उनकी मॉम इनके साथ पहले नहीं रह रही थी, जो कि और भी अजीब बात थी। इतने सालों से मिस्टर अगंग ने अपने बच्चों को और बीवी को नहीं ढूंढा, लेकिन अब अचानक से ये सब होना बहुत ही अजीब है। खैर, अब रात के समय सेना घर के अंदर घूम रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है, जहां पर कई फोटोज पिंड हो रखी थी और उन पर क्रॉस का निशान था। वो उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहां अचानक से दरवाजा बहुत जोर से खड़खड़ाने लगता है। सेना उस दरवाजे के पास जाता है और फिर से वो दरवाजा तेजी से खड़खड़ाने लगता है, जैसे उसके पीछे कोई हो। अब तभी एसटी वहां पर आकर सेना से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर सेना बताता है कि उसको लगा कि ये वॉशरूम है। अब तभी सेना ये बताती है कि इस रूम में आना वर्जित है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। खैर, देवी दूसरी तरफ म्यूजिक कैसेट में गाने सुनते हुए फोन इस्तेमाल कर रही थी कि तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो बैठकर कैसेट को चेक करती है तो दोबारा उसे किसी के विस्पर करने की आवाज आ रही थी। देवी थोड़ा सा घबरा जाती है और म्यूजिक कैसेट को बंद करके सोने लगती है कि तभी उसे पर्दे के पीछे कोई नजर आता है। देवी के ध्यान से देखने पर उसकी माँ वहाँ पर बहुत ही डरावने रूप में थी। वो अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी होकर देवी की ओर आने लगती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। वो अपने ब्लैंकेट को ऊपर नीचे कर रही थी और याद रखना, ऐसे सिनेरियोज में ब्लैंकेट आपकी सुपर पावर होती है। एनीवेज, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ गई थी और अचानक से हम देवी की चीख को सुन पाते हैं। अब अगली सुबह गायत्री सेना और देवी को फार्म में लेकर जाती है और बताती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार ने मीट प्रोसेसिंग से अपनी जिंदगी चलाई है और आने वाले समय में ये सब सेना और देवी को ही मैनेज करना होगा। सेना और देवी अंदर जाते हैं, जहां पर ढेर सारी काउस को काटा जा रहा था और हर तरफ खून फैला हुआ था। देवी ये सब देख रही थी कि तभी उसे एक विजन आता है, जैसे उसकी मॉम को उसी तरह काटा जा रहा है और उसने अपनी माँ को अपने सामने ही खत्म होते हुए देखा था, जिसके चलते उसे काफी अजीब फील होता है और उसे उल्टी आ जाती है। वो बाहर भागती है। गायत्री और एसटी उसे संभालते हैं, उसके पीछे जाते हैं। गायत्री देवी को बताती है कि उनको पता है कि देवी की माँ के साथ क्या हुआ था और वो समझ सकती है कि देवी को कैसा फील हो रहा होगा, पर उसे समझना होगा कि वो सब भूतकाल था और यहाँ पर उसका भविष्य है और देवी को जो भी चाहिए होगा उसकी ग्रैंड माँ उसे लाकर देगी। वहीं दूसरी तरफ सेना और उसके पिता बीफ काटते हुए बात कर रहे थे, जहाँ पर सेना उनको ये बताता है कि कल रात को वो गलती से एक ऐसे रूम में चला गया था जहाँ पर कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी और पूछता है कि वो सब है क्या, जिस पर उसके पिता उससे ये पूछते हैं कि क्या वो अपने ग्रैंड माँ के प्राइवेट रूम में गया था, जिस पर सेना कहता है कि वो जानकर नहीं गया, उसे लगा वहाँ पर वॉशरूम होगा क्योंकि बचपन में उसने ये देखा था कि वहाँ पर वॉशरूम था। तभी वो बोलता है कि अंदर कुछ फोटोज भी थी, लेकिन वहाँ पर सारे मर्दों की फोटोज थी और उन पर क्रॉस का निशान था। खैर, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिससे उसके पिता उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका नाम जाका होता है। सेना के पिता उसे बताते हैं कि वो जाका को अपने बेटे जैसा ही समझते हैं और सेना को ये सब सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। गायत्री देवी को भी मिस्टर जाका से मिलवाती है और बताती है कि ये यहाँ पर हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और वो उसको सारा काम सिखा दे। मिस्टर जाका तभी देवी को कंपनी प्रोफाइल और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाते हुए बताते हैं कि सन 2000 से लेकर 2017 तक कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे रहे थे, लेकिन 2017 से अभी तक ड्रास्टिक ड्रॉप आने लगा है। इस पर देवी इसका रीजन पूछती है तो मिस्टर जाका बताते हैं कि पता नहीं, 2017 से अभी तक काउज अचानक बीमार पड़ने लगी हैं। देवी तभी रिपोर्ट्स पढ़ते हुए मिस्टर जाका से पूछती है कि क्या ये मिसप्रिंट है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि मिसेस गायत्री देसारी हैज बीन रनिंग द बिजनेस सिंस 1935, जिस पर जाका उसे बताता है कि ये कोई मिसप्रिंट नहीं है बल्कि सच है। और ये सुनकर देवी काफी शॉक्ड नजर आती है क्योंकि उसने आज तक ऐसी किसी कंपनी वगैरह के बारे में सुना ही नहीं था। एनीवेज, मिस्टर जाका बेस्टी को बताते हैं कि एडल्ट काउज अब ठीक होने लगी हैं और उनके ब्लड प्रेशर स्टेबल है और वो रिकवर हो रही हैं।
सेना अब रात को अपने कमरे में जा रहा होता है कि तभी उसे साइड वाले कमरे से कुछ आवाज आती है, जहां पर एसटी गायत्री से ये कहती है कि उन दोनों के आ जाने से स्लॉटर हाउस की हालत सुधर गई है, मगर आपकी हालत खराब हो रही है और हमें इनहेरिटेंस का प्रोसेस जल्दी शुरू करना पड़ेगा। इस पर गायत्री मना करते हुए कहती है कि उन्हें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। सेना ये सारी बातें बाहर से सुन ही रहा होता है कि तभी उससे कुछ गलती से गिर जाता है और एसटी बाहर चेक करने जाती है, जिसके चलते सेना वहीं पर फर्नीचर के पीछे छिप गया था। तभी दूसरी तरफ देवी रातू सुबूर आबादी स्लॉटर हाउस के बारे में नेट पर सर्च कर रही थी, जो कि उसकी दादी चलाती थी, जहां पर उसे गूगल पर शॉकिंगली इसके बारे में कोई सर्च रिजल्ट नहीं मिलता, जिसको देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। और अचानक से सेना उसके कमरे में आ जाता है और धीरे से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंडमा बीमार हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इतने सालों से वो इसको चला रही थी, यानी कि 1935 से, और इतने सालों से वो जिंदा भी थी। एनीवेज, अब इस बात पर देवी ये पूछती है कि वो बीमार कैसे हैं, तो सेना बताता है कि उसने एसटी और ग्रैंडमा को बात करते हुए सुना था, जहां पर वो काफी गुस्से में थी और पेन में भी। सेना बोलता है कि वो किसी इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि जल्दी ही पास करनी होगी। देवी इस पर कहती है कि ग्रैंडमा ओल्ड हैं और उनका बीमार होना या फिर पेन में होना नॉर्मल है, और ओल्ड लोग हमेशा इनहेरिटेंस की ही बातें करते रहते हैं, तो तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा है और अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये सब सुनकर सेना वहां से चला जाता है। खैर, अब जब वो बाहर सिगरेट लाइट अप करता है तो देखता है कि मिस्टर जाका कुछ पत्तियों को और एक रूम की चाबी लाकर उसके पिता यानी कि मिस्टर अगंग को देता है, और ये पत्तियां वही थी जो कि मिस्टर अगंग की बीवी यानी कि मिसेस दिया खा रही थी। ये सब देखकर उसे शक होता है। वहीं दूसरी तरफ देवी अपने लिए चाय बना रही होती है कि उसे फिर से कुछ अजीब सी आवाज आती है। उन आवाजों की तरफ बढ़ने पर वो अपनी माँ को देखती है, जो कि उसे हॉन्ट कर रही थी। वो मुड़ जाती है, मगर आवाजें फिर से तेज हो गई थी। जब वो फिर से पीछे देखती है तो वहां पर एसटी थी, जिसको देखकर देवी काफी डर जाती है। देवी उससे रिपोर्ट में लिखी बात पर सवाल करती है कि क्या सच में ग्रैंडमा ये कंपनी 1935 से चला रही है, जिस पर एसटी उसे पूछती है कि ये सब देवी को किसने बताया, तो वो ये बोलती है कि मिस्टर जाका ने। और वो सिंपल सी बात ये बोलती है कि उनकी कंपनी से, गायत्री से, उसके पापा से बहुत लोग जलते हैं, तो उसे किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये सब झूठ है और शायद से वो मिसप्रिंट ही हुआ होगा। और अगर उसे किसी से कुछ पूछना है तो वो सीधा गायत्री से आकर पूछे, किसी और से नहीं, यानी कि अपने पिता से भी नहीं। खैर, एसटी अब गायत्री से ये कहती है कि उन्हें देवी के बारे में बात करनी जरूरी है, जिस पर गायत्री कहती है कि उसे थोड़े और वक्त की जरूरत है। लेकिन एसटी कहती है कि हम ऑलरेडी 20 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर अगंग और मिस्टर जाका भी अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। ये सब सुनकर गायत्री 2 दिन का समय मांगती है, जिस पर एसटी मान जाती है, यानी कि यहाँ पर कोई खतरनाक खिचड़ी पक रही थी सबके बीच में। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों बच्चों के साथ में ही उनके पिता और दादी कुछ ना कुछ करना चाहते थे। एनीवेज, सेना मिस्टर जाका से पूछता है कि तुम कब से यहाँ पर काम कर रहे हो, जिस पर जाका बताता है कि वो पिछले 5 साल से यहाँ पर है। और सेना सार्कास्टिक टोन में कहता है कि हाँ, 5 साल कितने लंबे होते हैं और तुम्हें इस बिजनेस के बारे में काफी कुछ पता है और तुम मेरे परिवार से काफी करीब भी हो, यानी कि इतनी रात होने के बावजूद भी यहाँ पर हो। ये सब सुनकर मिस्टर जाका थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं क्लोज हूँ, मेरे पापा यहाँ पर काम किया करते थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में मारे गए और अब मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटीज पूरी करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मिस्टर अगंग ने आपको 7 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था और अब आप यहाँ पर वापस आए हैं। ये सब सुनकर तो उल्टा सेना वहां से चिढ़कर भाग जाता है। अब तभी वहां पर एक वर्कर आकर जाका को बताता है कि आज काम की छुट्टी है, क्योंकि गायत्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, शायद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के आने की खुशी में। ये बात सुनते ही जाका कॉल लगाकर मिस्टर अगंग को बताता है कि वो लोग आगे बढ़ चुके हैं सर। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां सेना को उसके पिता यानी कि मिस्टर अगंग गाड़ी की चाबी देकर ड्राइव करने बोलते हैं। वो सेना से ये कहते हैं कि अपना सामान वो ट्रंक से कल निकाल ले और अभी उसे एक प्रॉमिस करना होगा और उस प्रॉमिस को रखना भी होगा किसी भी हालत में। एज एन ऑडियंस हम मिस्टर अगंग को सेना के कान में कुछ बताते हुए देख पाते हैं। अब रात को खाना खाते टाइम देवी और सेना आपस में गायत्री के बारे में बातें कर रहे थे, जिसको वो सुन लेती है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड बात थी। अब तभी ब्रश करते टाइम देवी के पीछे एक ब्लैक एंटिटी खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहां पर एसटी थी, जो कि उसे गायत्री के पास लेने आई थी। अब गायत्री और देवी आपस में बात करते हैं, जहां पर वो उसे अपने 30 साल की म्यूजिक कलेक्शन दिखाती है और ये भी बोलती है कि उसकी माँ और उसके बीच में म्यूजिक काफी कॉमन चीज थी और वो जानती है कि वो रात को कैसेट सुनती है, जिसको सुनकर देवी शॉक्ड हो जाती है कि उसको इन सारी बातों के बारे में कैसे पता है। एनीवेज, अब मिस्टर अगंग जो होते हैं वो एसटी को अपने साथ चेस खेलने के लिए बुला लेते हैं। अब गायत्री देवी से कहती है कि अगर उसे उसकी माँ से बात करनी है तो वो ऐसा कर सकती है, जिसके चलते देवी काफी घबरा जाती है। अब गायत्री एक कैसेट को प्ले करती है और देवी के साथ डांस करती है। मीनवाइल हम नोटिस करते हैं कि एसटी ने मिस्टर अगंग को चेस में हरा दिया था और अब गायत्री जो होती है वो डांस करते करते बेहोश हो जाती है और एसटी की हेल्प से देवी उन्हें बिस्तर पर लिटाती है। एसटी बताती है कि उनको डॉक्टर्स ने इस तरह की हैवी एक्टिविटीज करने के लिए मना किया हुआ है, जिसके चलते देवी उससे माफी मांगती है।
इनफैक्ट एसटी ये भी कहती है कि उनके परिवार की इनहेरिटेंस को उसे ही आगे बढ़ाना होगा इन केस की गायत्री को कुछ हो जाता है तो। अब मिस्टर अगंग और जाका कार में मिलते हैं, जहां पर जाका उन्हें एक बॉक्स देता है, ये पूछते हुए कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। जिस पर मिस्टर अगंग बताते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे देवी और सेना के आते ही स्लॉटर हाउस की हालत ठीक हो गई। मेरी माँ के अंदर जो डीमन है वो जाग चुका है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर उसकी माँ के अंदर डीमन था, यानी कि गायत्री के अंदर। और अब तक हम जिसकी भी झलकी देख रहे थे, यानी कि उस ब्लैक एंटिटी की, वो कोई और नहीं बल्कि वो डीमन है जो कि सदियों से इनके परिवार में रह रहा है, यानी कि इनके परिवार की औरतों के अंदर। और यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि जो गायत्री के अंदर डीमन है, अब वो किसी और के अंदर नहीं बल्कि देवी के अंदर जाना चाहता है। उसको एक जवान शरीर चाहिए था। और आपने नोटिस भी करा होगा कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए थे तब से ही गायत्री की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो डीमन उनको अंदर से खा रहा है ताकि उसको एक नया होस्ट मिल पाए। और एसटी भी इन सब में मिली हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जाका और मिस्टर अगंग इस चीज को रोकना चाहते हैं। वो ये बोलते हैं कि यही एक अकेली चीज होगी जो कि मेरे परिवार को बचा सकती है। कल मेरा परिवार ठीक होगा। और वो जाका को ये बोलते हैं कि मुझसे और सेना से स्लॉटर हाउस में मिलो। घर आकर मिस्टर अगंग उस बॉक्स को खोलता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर एक खास चाकू था और वो अपनी और गायत्री की कुछ पुरानी तस्वीरों को देखते हुए रोता है। और हमको एहसास होता है कि मिस्टर अगंग गायत्री को पॉजेस्ड हालत में मारना चाहता है ताकि वो अपनी माँ को इस दर्द से आजाद कर पाए। यानी कि इनके खानदान में बहुत टाइम से ऐसा होता आ रहा था। और अब आपको समझ में आया होगा कि ये लोग इतने सक्सेसफुल कैसे थे, पैसे वाले कैसे थे, और क्यों मिस्टर अगंग की बीवी अपने बच्चों को लेकर भाग गई थी। और अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि उसको इसी डीमन ने मारा था। और उसने बार बार ये भी कहा था कि वो हमको अलग करना चाहते हैं, यानी कि वो इस डीमन के बारे में ही बात कर रही थी। अब मिस्टर अगंग जो होता है वो उस नाइफ को लेकर अपनी माँ को मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एसटी आकर उसको ही खत्म कर देती है और घसीटते हुए ले जाती है। यानी कि मिस्टर अगंग को चेस में हराने का मतलब यही था कि वो उसको रियल में भी खत्म करना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि मिस्टर अगंग इस चीज में साथ नहीं है। अब तभी हम मिस्टर जाका को देखते हैं जो कि फोन इस्तेमाल करते हुए सीधा जाता है स्लॉटर हाउस के अंदर, जहां पर मिस्टर अगंग की लाश से वो टकरा जाता है जो कि स्लॉटर हाउस में टंगी हुई थी। अब बाकी वर्कर्स भी ये देखकर भागते हुए आते हैं, जहां पर एक लड़की चिल्लाने लगती है कि जाका यहाँ पर पहले से था, यानी कि ये भी शायद से इन सबसे मिली हुई थी। अब ये सब सुनकर सभी लोग जाका को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी सेना और देवी जाका को भागते हुए देखते हैं और अंदर जाते हैं। तभी उन्हें भी मिस्टर अगंग यानी कि अपने पिता की लाश मिलती है और ये देखकर सेना रोते हुए मदद मांगने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी इस राज के बारे में पता था और मिस्टर अगंग ने गाड़ी के अंदर उसे यही चीज बताई थी। तभी सेना किसी तरह से खुद को संभालता है और अगली सुबह खाना खाते वक्त वो देवी से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब देवी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका झगड़ा होने लगता है, जहां पर वो दोनों अपने पेरेंट्स के मरने की वजह एक दूसरे को बताते हैं। अब एसटी जो होती है वो सेना को बताती है कि ये सब जाका ने किया है। कि तभी सेना को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि वो अकेले आकर काऊ शेड में मिले। दूसरी तरफ हम देवी को अपने कमरे में रोता हुआ देखते हैं, जहां पर उसकी मॉम के पुकारने की उसे आवाज आती है। वो उन्हें बैठा हुआ देखती है जो कि काफी अच्छे रूप में थी। वो उनसे माफी मांगती है कि वो उन्हें बचा नहीं पाई। उसकी माँ ये कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। और तभी हम शॉकिंगली देखते हैं कि जिसकी गोद में सर रखकर वो रो रही थी वो उसकी माँ नहीं बल्कि वही खतरनाक डीमन था जो कि उसे पजस करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ऑब्वियस सी बात है देवी काफी इमोशनल स्टेट में थी और इसी वक्त तो ये डीमन आप पर हमला करते हैं। तभी सेना जो होता है वो जाका से मिलने काऊ शेड पहुंच गया था, क्योंकि उस अननोन नंबर से जाका ने ही उसे मैसेज किया था। जाका उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर सेना काफी गुस्से में था। लेकिन सेना बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिसके चलते वो उसे खत्म कर देता है। लेकिन खत्म होने से पहले जाका सेना को ट्रंक खोलने के लिए कहता है, जिसके लिए उसके पिता ने भी उसे कहा था। अब तभी हम देवी के रूम के अंदर गायत्री को देखते हैं जो कि उसके पास बैठी हुई थी, जहां पर देवी बताती है कि शायद वो पागल हो चुकी है, क्योंकि उसे उसकी मॉम दिखाई देती है और वो ज्यादातर अजीब लगती है, लेकिन इस बार वो बहुत ही ज्यादा काइंड थी। अब सेना गाड़ी का ट्रंक खोलता है और उसे वहां पर एक किताब मिलती है, लेडी हेरास द प्रॉफिट एसटी इनहेरिटेंस। उस किताब में काफी अजीब अजीब चीजें लिखी हुई थी, जिसको देखकर सेना काफी शॉक्ड हो गया था। वहीं अब घर पर गायत्री देवी से कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और वो देवी से पूछती है कि क्या वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, और ये सारी चीजें असल में वो डीमन उससे बोल रहा था, जिसका जवाब ऑब्वियसली देवी हाँ में बोलती है। अब गायत्री देवी को बताती है कि एक तरीका है, लेकिन वो तरीका पूरी तरह से सैक्रिफाइस से भरा है, लेकिन देवी इस चीज के लिए मान जाती है।
अब तभी गायत्री एक बड़े से चाकू से अपनी हथेली पर एक कट लगाती है और देवी को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। और सेना ये सारी चीजें उस किताब के अंदर पढ़ रहा था, यानी कि ये किसी तरह का रिचुअल होता है, कि तभी उसे एक बोनसाई प्लांट और जुजुबी लीव्स के बारे में पता चलता है जो कि मिस्टर अगंग ने उसे दिया था। अगंग ने लिखा था कि ये इनहेरिटेंस प्रोसेस तब शुरू होगा जब फीमेल ऑफस्प्रिंग एंटर करेगी, यानी कि एडोलेसेंस में, विच मीन्स कि जब देवी एक बच्ची से एक एडल्ट बनेगी बाय हिटिंग प्यूबर्टी, और मेल चाइल्ड यानी कि सेना को सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा। ये सब पढ़कर सेना जल्दी से घर की ओर भागता है अपनी बहन को बचाने के लिए। वो घर के अंदर जाकर देखता है कि देवी अपना हाथ उसी तरह काट चुकी थी जैसे कि रिचुअल में किताब में लिखा था। गायत्री अब अपना कटा हुआ हाथ देवी के हाथ से मिलाती है और उसे कहती है कि वो जल्दी ही अपनी माँ से मिलेगी। इतने में ही सेना घर पहुंच चुका था और वो भागकर ऊपर वाले कमरे में जाता है जहां पर देवी अपने कमरे में नहीं थी। सेना देवी को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है जहां पर देवी जमीन पर पड़ी थी और उसके साइड में खून था और कटा हुआ मांस भी था। अब सेना बिना कुछ सोचे देवी को उठाकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसे गाड़ी की चाबी नहीं मिलती और तभी पीछे से आकर एसटी सेना को मारती है और वो बेहोश हो जाते हैं। अब तभी हम एसटी को देखते हैं जो कि एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो काइंड ऑफ एक डिमोनिक प्रीस्ट होती है, यानी कि उस डीमन की सर्वेंट थी वो, जिसके दौरान वो देवी से कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस निभाया और अब घर जाने का वक्त है। देवी कुछ समझ नहीं पा रही थी, तो तभी हम देखते हैं कि एसटी हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए सेना की तरफ बढ़ रही थी। वो सेना का गला काटकर सारा खून एक ग्लास में भर देती है, यानी कि उसका सैक्रिफाइस कर दिया गया था और जबरदस्ती वो खून देवी को पिला दिया जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर गायत्री और कई सारी औरतें मौजूद होती हैं और इस रिचुअल को वो परफॉर्म कर रही थी, यानी कि ये सभी विचेस थी और डीमन के लिए ये कर रही थी। आई बिलीव कि यहाँ पर ये जो डीमन था इसके लिए पक्का इनके खानदान ने पहले कभी कोई रिचुअल या फिर कोई ना कोई डील करी होगी कि उनको पैसा चाहिए, जिसके चलते उसे इन लेडीज के अंदर नए नए शरीर की रिक्वायरमेंट थी और जैसे ही दूसरा शरीर बूढ़ा हो जाया करता उनको नया शरीर चाहिए था। यही रीजन था कि मिस्टर अगंग ने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया था और कभी भी इनके बारे में से बताया नहीं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एसटी और उस डीमन ने इनको ढूंढ लिया था। और सबसे बड़ी बात आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने मिसेस दिया का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका शरीर पुराना हो गया था। इसके चलते यहाँ पर देवी एक परफेक्ट कैंडिडेट थी। तभी अब एसटी रिचुअल की कुछ लाइंस बोलती है कि हेराज इज इमॉर्टल और हम देखते हैं कि गायत्री देवी के मॉम के रूप में आ जाती है, जिसे देख देवी जोर जोर से रोने लगती है, यानी कि उसको इमोशनली ब्रेक कर दिया गया था और धीरे धीरे वो एंटिटी अपने असली रूप में आती है और देवी के अंदर समाने लगती है। और अब हम एक काले धुएं को देवी के अंदर जाता हुआ देख पाते हैं, यानी कि रिचुअल कंप्लीट हो चुका था और अब ये डीमन किसी और के अंदर नहीं बल्कि देवी के अंदर था और अब देवी ही इस सारे बिजनेस को संभालने वाली है, जो कि बहुत ही भयानक होने वाला है। सबसे बड़ी बात, सेना का सैक्रिफाइस कर दिया गया, जाका नहीं बचा, मिस्टर अगंग भी नहीं बचे, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं बचा था जो कि इस रिचुअल को रोक पाए। और अब आने वाले समय के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है, जिसके चलते देवी शादी करेगी, फिर से इनके बच्चे होंगे और इसके चलते ये रिचुअल ऐसा ही चलता रहेगा। और बूम, इसी के साथ में तैमूरून यानी कि इंडोनेशियन हेरिडेटरी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको तैमूरून फिल्म पसंद आई होगी। बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा रिचुअल था जिसके चलते गायत्री भी शुरुआत में शिकार हुई थी, यानी कि उसकी भी ग्रैंड माँ ने या फिर उसकी माँ ने ऐसा ही किया होगा, जिनके अंदर ये डीमन था और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही जवान शरीर को ढूंढा करता। और यही रीजन था कि यहाँ पर लेडीज ही हमेशा इस कंपनी को चला रही थी। और आपको याद होगा कि ऊपर सेना ने एक कमरा देखा था जहाँ पर सारे के सारे मर्द जो थे उनकी जो पेंटिंग थी उस पर क्रॉस के निशान थे, जिसका सिंपल सा मतलब था कि जो पास्ट में यहाँ पर सैक्रिफाइसेस हुए थे जिन लड़कों के, उन सब की फोटोज वहां पर थी। यानी कि जितने भी भाई बहन रहे होंगे उसके अंदर जो मेल था उसका सैक्रिफाइस कर कर उसका खून लड़की को पिलाया गया होगा, जिसके चलते ये रिचुअल कंप्लीट करा गया। अब यहाँ पर डीमन को एक लड़की का शरीर मिला, जिसके चलते वो धरती के ऊपर इनडायरेक्टली राज कर रहा था और बदले में इन लोगों को पैसा मिला, पावर मिली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट और फिल्म पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए